एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की वर्कबुक का लेसन नंबर 1। इसको बेसिकली हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है द इंग्लिश वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड, यानी कि जो मैक्रो शब्द है ना, वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो आंसर है ग्रीक, ठीक है, यानी कि यूनानी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड, ठीक है, कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये। तो ये लिया गया है मैक्रोस से, ठीक है, MAKROS, जिसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है, या व्यापक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट डज मैक्रोस मीन इन ग्रीक। देखो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मैक्रो का क्या स्पेलिंग है ना, वो मतलब बेसिकली कौन से वर्ड से लिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने अभी पढ़ा कि ग्रीक वर्ड में मैक्रोस का क्या मतलब होता है, लार्ज, ठीक है, यानी कि बड़ा। इसके बाद है बेटा हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले आइडिया जो है वो किन्होंने दिया था, केन्स ने, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से किस चीज के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो नेशनल इनकम जो है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल इनकम जो है वो नहीं किया जाता, इंडिविजुअल सप्लाई नहीं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो हम एक पर्टिकुलर एक पर्सन की इनकम और सप्लाई नहीं देखेंगे, है ना, ये डिमांड किसी एक कंपनी की डिमांड या सप्लाई नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें से किस की स्टडी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं की जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी लार्ज लेवल पे होगा, ये भी लार्ज लेवल पे है। द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट डिमांड, द प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो आंसर होगा द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। इसको ना बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। At what level is the economic activity studied in macroeconomics? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या करोगे, एट द लेवल ऑफ द होल कंट्री, सबसे बड़े लेवल पर, है ना। मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, तो पूरी कंट्री के लेवल पे जो है वो किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अमंग द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इसमें से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो कौन है वो आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर है एडम स्मिथ, ठीक है। इसके बाद बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें वो नियो क्लासिकल जो है इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ईयर वाज द क्लासिकल आइडियोलॉजी अबेंडेंड, ठीक है, यानी कि जो क्लासिकल विचारधारा है ना, उसे किस ईयर में जो है वो त्याग दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो आंसर है 1936। 1936 में ना JM कीन्स की जो फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी, वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। जिसके बाद से जो मंदी का दौर था ना, रिसेशन का दौर था, उसमें जो क्लासिकल जो मतलब की विचारधारा थी ना उसको छोड़ दिया गया था, और जो है वो जो मॉडर्न जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर डिड कीन्स प्रोवाइड हिज व्यूज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर अपने जो थॉट है, अपने जो व्यूज हैं वो किस ईयर में दिए थे। तो 1936 में दिए थे, जो उन्होंने बुक पब्लिश की थी, ठीक है। उसी के अंदर बुक का नाम क्या था, याद रखना है आपने, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसीज, असिस्ट इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
देखो क्यों होगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो इकोनॉमिक्स की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने में ना हमारी हेल्प करता है। सरकार की जो पॉलिसीज होती है ना, उसको बनाने में हेल्प करता है, और इसके स्टडी से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको समझने में भी मदद मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स इलस्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एग्रीगेट जो है, ठीक है, एग्रीगेट की बात की जा रही है, एग्रीगेट माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व को शो कर रहा है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स, असिस्ट इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, असिस्ट इन इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो जो है वो मतलब कि आर्थिक विकास के मॉडल तैयार करने में, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम जो है उसको नापने में, और देश के लिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इनमें से कौन सी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीमा है, ठीक है, या जो है बेसिकली उसके लिए प्रॉब्लम है, कठिनाई है। difficulty in summation of variables, difficulty in measurement of national income, dependence on micro variables, all of the above। तो आंसर हो जाएगा all of the above। अब देखो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें ना तो क्या बोला गया है, डिफिकल्टी इन समेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना अलग अलग चीजों को ना एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप सेब, कपड़े, कार, डॉक्टर, इन सब की सर्विस को सीधा एक साथ नहीं ना जोड़ सकते, इनका जो है वो एग्रीगेट निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखो डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम है उसको नापने में परेशानी आती है। पूरे देश की जो नेशनल इनकम है यानी कि कुल कमाई का जो बिल्कुल सटीक हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, कुछ ब्लैक मनी होता है, डेटा की कमी होता है, जिसकी वजह से जो है वो सही आंकड़ा जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद है डिपेंडेंस ऑन माइक्रो वेरिएबल। तो जो बेटा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना वो पूरी तरह से छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे फैसलों पर जो है ना वो टिका हुआ होता है। ठीक है, अगर जो है वो पर्सनल जो है वो लेवल पर ना लोगों का व्यवहार बदल जाए, लोगों का बिहेवियर बदल जाए, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर ना उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हुज रोल इज इम्पोर्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ऑफ द मार्केट इसका आंसर आएगा, बाजार की जो भूमिका होती है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट भूमिका कह सकते हो वो निभाती है। जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के खेल पर चलता है ना। जो मार्केट फोर्सेस होते हैं ना वो ही तय करते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ द मार्केट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमारे पास है कि हुज रोल इज इम्पोर्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसका आंसर है ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना उसमें गवर्नमेंट का रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना उसमें पूरे देश की जो आर्थिक समस्या है जैसे कि महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रिसेशन यानी कि मंदी, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास, इससे निपटना होता है। और ये जो बड़ी समस्याएं है ना इसको अकेला जो मार्केट है ना वो हैंडल नहीं कर सकता। इन्हें संभालने के लिए ना सरकार जो है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, टैक्स और बजट नीति है ना, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना उसके थ्रू जो है उसको बेसिकली इस्तेमाल करती है। और इसलिए ना पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने में सरकार का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी सीक द हेल्प ऑफ whom टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, यानी कि जो नीतियां बनानी होती है ना उसके लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज बनानी होती है उसके लिए हम किसकी सहायता जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, काउंटिंग भी और एस्टिमेट भी। ठीक है, अब किस तरीके से देखो, काउंटिंग यानी कि गिनती या सटीक आंकड़े, तो इसमें ना वास्तविक और जो एग्जैक्ट डेटा होता है ना उसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था,
कर्मचारियों की संख्या कितनी है, या जो बेची गई वस्तु है उसकी सही संख्या क्या है। तो नीतियां बनाने के लिए ना जो पिछला जो सटीक डेटा होता है वो होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद एस्टिमेट, ठीक है, यानी कि अनुमान या अंदाजा लगाना। तो जो भविष्य है वो तो अनिश्चित है ना, तो इसलिए जो फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, या जो है मतलब कि जो कंज्यूमर है ना, उसकी पसंद कैसे बदलेगी, या कॉम्पिटिटर्स जो है वो क्या कीमत रखेंगे, इन सब बातों का अनुमान लगाना जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो इन सब दोनों चीजों को देखकर जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है पॉलिसीज बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दी अबोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वी सीक द हेल्प ऑफ होम टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों का जो है मतलब कि नीतियां बनाने में जो है किसकी हेल्प लेंगे, तो इसका आंसर भी बोथ द अबोव होगा। ठीक है, क्योंकि ना बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश के स्तर पर जो है पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे बजट बनाना, महंगाई कम करना या गरीबी हटाना। ठीक है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट है और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उन्हें इन दोनों चीजों की सख्त जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एट व्हाट लेवल सेविंग्स इज कंसिडर्ड एज अ वर्च्यू। ठीक है, यानी कि किस लेवल तक जो है सेविंग को, यानी जो बचत की जाती है ना, पैसे हम बैंक वगैरह में डालते हैं, तो जो बचत की जाती है वो किस हद तक जो है एक वरदान जो है वो मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो लेवल। ठीक है, अब ये माइक्रो लेवल क्यों होगा, क्योंकि ना माइक्रो लेवल पर ना बचत करना जो है एक अच्छा गुण माना जाता है, क्योंकि इससे जो है हमारा भविष्य जो है वो सेफ रहेगा, है ना। अगर कोई जैसे कि नौकरी वगैरह छूट जाती है तो हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पर, तो यहाँ पर सभी लोग अगर ज्यादा बचत करने लगेंगे ना, तो क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और इससे क्या होगा कि मंदी आ सकती है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो सकता है, जिसे कि बचत का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा हमारे पास ट्रू फॉल्स। The idea of macroeconomics was introduced by Ragnar Frisch in 1936। ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आइडिया है वो रैगनर फ्रिश ने जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस किया था, तो ये गलत है। ठीक है, रैगनर फ्रिश ने ना 1933 में माइक्रो और मैक्रो शब्दों को ना मतलब जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें जो है वो मतलब कि शो किया था। लेकिन 1936 में जेएम कीन्स ने अपनी जो फेमस उन्होंने बुक पब्लिश की थी उसमें जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके बाद देखो अगला है, कीन्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना वो पूर्ण रोजगार की जो अवधारणा है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दो जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है ना, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो, जेबी से, इनका मानना था कि ना जो मतलब कि नॉर्मल अगर इकोनॉमिक कंडीशन है ना तो उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो बनी रहती है। ठीक है, अब हम से का जो है बाजार नियम अगर हम देखें ना, उसका लॉ ऑफ मार्केट देखें, तो उनका मानना था कि जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ठीक है, अगर मार्केट में कोई सामान बेचने के लिए आया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब भी जो मतलब कि अर्थव्यवस्था है ना उसमें उत्पादन होगा यानी कि प्रोडक्शन होगा, तो उससे लोगों को जो इनकम है वो मिलेगी, और वे उस पैसे से, अब क्योंकि इनकम हुई है ना, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उससे वो सामान खरीद लेते हैं, और इसलिए बाजार में ना यानी कि मार्केट में कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, और जो है वो बेरोजगारी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू कीन्स इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी इज ऑलवेज इन शॉर्ट पीरियड। ठीक है, यानी कि बेटा कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो कीन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो इक्विलिब्रियम है ना वो हमेशा शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन में ही देखा जाता है। ठीक है, लेकिन केन्स जो है उनका मानना था कि लोग जो है वो प्रेजेंट में जीते हैं, तो जब मंदी या बेरोजगारी आती है ना तो हमें जो है वो शॉर्ट पीरियड में ही उसका सोल्यूशन चाहिए होता है, ना कि सालों के बाद।
इसके बाद अगला स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू केन्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज नॉट नेसेसरी। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ठीक है, यानी कि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है इकोनॉमी में, वो जरूरी नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो केन्स जो है उसका मानना था कि बाजार जो है वो अपने आप ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। जो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे ना, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो मानते थे कि जो डिमांड और सप्लाई है सब कुछ जो है वो खुद पे खुद ठीक हो जाता है और सरकार को इसमें जो है वो मतलब कि इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 1930 का जो महामंदी का दौर आया था ना, ग्रेट डिप्रेशन का, उस समय ये साबित किया गया कि बाजार जो है वो हमेशा खुद नहीं ठीक होता। जब अर्थव्यवस्था में मंदी या बेरोजगारी आती है ना बच्चों, तो बाजार जो है वो इसे अकेले नहीं संभाल पाती। तो केन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मंदी के समय में जो है, जब आम जनता या निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पैसे खर्च करना बंद कर देती है ना, तब सरकार को आगे आना पड़ता है। सरकार को सड़कें, पुल है ना, या कोई और दूसरे प्रोजेक्ट बनाकर खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी जेब में पैसा जाता है। और अगर जेब में पैसा जाएगा तो फिर वो उसको उससे चीजों की डिमांड करेंगे, है ना, बाजार में फिर से मांग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि सरकार का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, ठीक है। जबकि जो केन्स है वो कहते थे कि मंदी से देश को बचाने के लिए सरकार का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट, ठीक है। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं उसका नेचर जो है वो अलग होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जिन वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्रीगेट जो है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है, वो अलग तरीके से बेसिकली इसमें बिहेव करता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम इंडिविजुअल वेरिएबल, जैसे कि एक पर्सन की आय क्या है, एक फर्म का क्या उत्पादन हो रहा है ना, या एक सामान की कीमत क्या है, उसको पढ़ते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति की आय के बजाय हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम, या एक सामान की जो है डिमांड के बजाय हम पढ़ेंगे कि देश में इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग वेरिएबल जो है उसको स्टडी किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल का जो नेचर है वो अलग होता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इज गिवन मोर इंपोर्टेंस देन वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, इस स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें हम जो है वो अलग अलग जो मतलब वेरिएबल्स है उसकी तुलना में कॉम्बिनेशन यानी कि एग्रीगेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम किसी एक वेरिएबल को अकेले नहीं देखते, जैसे कि अभी हमने मतलब कि डिस्कस भी किया था, है ना। हम जो है इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं करेंगे, हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, ठीक है। हम टोटल आउटपुट या जीडीपी की बात करते हैं। इसके बाद बेटा अगला स्टेटमेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना काफी हद तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्थितियों पर जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि ना आप मान लीजिए कि एक छोटी कंपनी जो है, मान लेते हैं कि ना आप एक छोटी कंपनी चलाते हैं, ठीक है, और अपना सामान जो है वो बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर देश में जो है वो भारी मंदी हो रही है या महंगाई हो रही है, बेरोजगारी चल रही है, तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, है ना। यानी कि आपकी जो छोटी कंपनी है उसका चलना पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर भी तो टिका हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं इंटरेस्ट रेट और टैक्सेस का। जब सरकार या जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है ना, वो पूरे देश के लिए जो एक रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट या टैक्स की नीतियां है ना वो बदलती है, तो उसका सीधा असर जो है हमारी ईएमआई पर भी तो पड़ता है। जब रेपो रेट वगैरह चेंज होता है तो हमारी ईएमआई पे भी असर पड़ता है इसका, और एक फर्म के बिजनेस जो डिसीजन होते हैं उस पर भी पड़ता है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बेटा अगला स्टेटमेंट है
कि इन पार्शियल इक्विलिब्रियम द बैलेंस ऑफ द होल इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट वंस। ठीक है, यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में जो होल इकोनॉमी का बैलेंस है वो एक बार में ही डिटरमाइन यानी कि जो है वो निश्चित कर लिया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना उसका संतुलन जो है यानी कि जो बैलेंस है ना वो एक साथ पार्शियल इक्विलिब्रियम में नहीं बल्कि जनरल इक्विलिब्रियम में देखा जाता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि आंशिक संतुलन। ठीक है, इसका संबंध जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। इसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था की जगह पर ना केवल एक छोटे से हिस्से जैसे कि एक मतलब कि आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की जो है वो कीमत, एक उपभोक्ता की पसंद है ना, इन चीजों को देखते हैं और इसमें मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो बाकी हिस्से हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, है ना। जबकि जो जनरल इक्विलिब्रियम होता है उसका जो मतलब कि कनेक्शन होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक से होता है और इसमें पूरी जो इकोनॉमी है ना उसमें सभी जो मार्केट है उसके जो वेरिएबल्स है उन मतलब कि उनका जो बैलेंस है ना उसका जो संतुलन है वो एक साथ तय और अध्ययन जो है वो किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट ट्रू फॉल्स है, इन नॉर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी वन पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टडीड। ठीक है, यानी कि नॉर्मल इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी के नॉर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक पार्ट के इक्विलिब्रियम का स्टडी किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, देखो बच्चे जो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम है ना उसमें जो हमारी इकोनॉमी है ना उसके केवल एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है पूरी इकोनॉमी है ना उसके सभी हिस्सों को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स। इसके बाद बेटा हम देखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स को स्टडी करते हैं। कीन्स बुक केम इन द डैश ईयर, तो ये तो तक हमें याद हो गया है कि कीन्स की बुक जो है वो कब आई थी, 1936 में। अगला है रैगनर फ्रिश वाज एफिलिएटेड विद द डैश यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कौन से यूनिवर्सिटी से जो है एफिलिएशन जो है वो ली थी, ओस्लो यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो स्टेटमेंट है वो हमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द कीन्स द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी इज ऑलवेज इन द डैश सिचुएशन। ठीक है, तो कीन्स के अकॉर्डिंग जो अर्थव्यवस्था है ना उसमें संतुलन जो है वो हमेशा किस स्थिति में होता है, तो आंसर है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे। ठीक है, तो देखो ये ना कीन्स का ना एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो विचार था कि जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है ना उसमें जरूरी नहीं होता कि हमेशा पूर्ण रोजगार हो, बल्कि जो अर्थव्यवस्था है ना वो अक्सर पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे भी संतुलन में हो सकती है और इसे जो है वो अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डैश मार्केट इज फाउंड इन एन इकोनॉमी, तो किस तरीके की मार्केट जो है इकोनॉमी में पाई जाती है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नजरिए से, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसके बाद अगला देखो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम इज फाउंड इन डैश इकोनॉमी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो लॉन्ग पीरियड में पाया जाता है। ठीक है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश वेरिएबल आर स्टडीड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल को स्टडी करेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश इज स्टडीड, तो हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पे स्टडी की जाती है, तो पर्सनल इनकम को ना करके नेशनल इनकम को किया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइस थ्योरी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम इज स्टडीड इन, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम की जो स्टडी है वो किसमें की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स जो है इसके अलावा जो हमने फिलअप्स किए थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।